नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ चलाई जा रही योजनाओं को कवर किया है और साथ ही साथ इसमें करंट अपडेट्स को भी ऐड किया है। ये वीडियो आपके लिए आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कर चुके थे, उसी के आगे आइए शुरू करते हैं। एक योजना आपको दी गई है वन धन योजना। कह रहा है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और इसमें सही कथन कौन-सा है इसकी बात करिए। इसमें छाँटिए आप सही कथन कौन-सा है। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी कौन-सी है? ट्राइफेड है। तो ट्राइफेड के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हाँ, ठीक है। दूसरे कथन में कह रहा है कि ये जो योजना है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग मॉडल पर केंद्रित है। तो ये भी कथन आपका सही हो गया। तीसरे कथन में कह रहा है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज और विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है। ये तीन के तीनों कथन आपके सही हैं। आओ जरा आप इसको समझते हैं। वन धन योजना ये है क्या? इसको डिटेल में जानो, आप तब समझ पाओगे। वन धन योजना। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी। ये तो तारीख हो गई और सन था 2018। 2018 में मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। ये जो योजना है वन धन योजना, इसके तहत वन धन विकास केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं और वन धन विकास केंद्रों में लगभग 30 आदिवासी समूह के 10 स्वयं सहायता समूह को इसमें सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन ये जो वन धन योजना है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी नोडल एजेंसी क्या है, कौन-सा मंत्रालय इसको रन करा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन्स अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वन धन योजना, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इस योजना का संबंध जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड से है, ठीक है? जनजातीय कार्य मंत्रालय और संबंधित इससे ट्राइफेड यानी नोडल एजेंसी कौन-सी है? नोडल एजेंसी इसकी ट्राइफेड है। अच्छा, ये करता क्या है? क्यों इसको शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा वन धन योजना को लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वन धन योजना को लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए इसे शुरू किया गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, अब एक बात समझो, ये जो वन धन योजना है, इस योजना को दरअसल जो जनजातीय में आपने देखा होगा कई सारी जनजातियाँ होती हैं जो संग्रहकर्ता होती हैं। तो जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन को इसमें लक्षित बनाया गया है या लक्षित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वन धन योजना में एक टारगेट और है। क्या टारगेट है? इसमें ऐसी जनजातियाँ जो संग्रहकर्ता होती हैं, उनके आजीविका सृजन को इसमें लक्षित किया जाता है। ध्यान रखो, यह जनजातीय संग्रहकर्ताओं संग्रहकर्ताओं हेतु आजीविका सृजन को लक्षित करने के लिए एक पहल है। ठीक, ये दोनों बातें याद रखो। अच्छा, इस योजना में ज़रा फिर से देखो वन धन योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2018 को मोदी जी ने करी थी और इसमें जो कार्यान्वयन मंत्रालय है, वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय और इसकी जो नोडल एजेंसी है, वो है ट्राइफेड। ठीक है? क्या इसका लक्ष्य है? तो लक्ष्य इसमें वन धन योजना में लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना। एक योजना आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, ट्राई फूड योजना। क्या बता सकते हो ये ट्राई फूड योजना कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी अगस्त 2020 में। इसको भी ध्यान रखो, ट्राई फूड योजना अगस्त 2020 में शुरू हुई और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भी ये ट्राइबल्स के लिए है, तो इसका भी लक्ष्य है लघु जो वन उत्पाद होते हैं, उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। अब क्वेश्चन ये आता है, हालाँकि ये तो आप समझ जाओगे जब ऑप्शन में आएगा इस तरह का लक्ष्य।
लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो ट्राई फूड योजना है, ये किनकी पहल है? तो आप क्या बताओगे? ट्राई फूड योजना, फूड मतलब खाना वगैरह। जो ट्राई फूड योजना है, ये है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की पहल। खाद्य प्रसंस्करण इसका पूरा नाम क्या है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है ना? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। साथ ही साथ ये मंत्रालय तो इसको देखता ही है, और चूंकि ट्राइबल्स के लिए है तो इसमें जनजातीय मंत्रालय भी आ जाएगा, है ना? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक। अब चूंकि जनजातीय मामलों का मंत्रालय आ गया तो कोई ना कोई इसकी एजेंसी होगी, तो ट्राइफेड है जनजातियों के लिए, तो इसमें ट्राइफेड का भी हस्तक्षेप होता है। FED। ये तीन है, इनकी ये संयुक्त पहल है। ठीक है, बात समझ पाए? ट्राइफूड योजना ये कब शुरू की गई थी? अगस्त 2020 में। ये किसकी संयुक्त पहल है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय और ट्राइफेड, इन तीनों की ये एक संयुक्त पहल है। अब यहाँ पर एक शब्द आया ट्राइफेड, ये क्या है? ट्राइफेड, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? TRIFED, ट्राइफेड। इसका इसका पूरा नाम क्या है? TRI मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव। इसका पूरा नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड हो गया, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 1987। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत हुई थी। तो खैर आप वहां तक मत जाइए। ट्राइफेड, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और अधिनियम 1984 के तहत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में वन से संबंधित कुछ हलचल हो रही है क्या सरकार में? चूंकि उत्तर प्रदेश में वनावरण वगैरह बहुत कम है, तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट्स देखो वन से संबंधित, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं 3-4 बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मुझे उनके उत्तर आप तब तक खोजिए। सबसे पहला मैं क्वेश्चन मैंने लिखा कि मुझे बताओ अपने उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण वरण, ये जो टोटल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है, प्रदेश का टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो। प्रदेश में जो वनावरण और वृक्षावरण है, मैंने टोटल पूछा है वनावरण और वृक्षावरण, वनावरण अलग नहीं पूछा है, ना ही मैंने वृक्षावरण अलग पूछा है। मैंने पूरा पूछा है कि वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर बताइए मुझे इसका उत्तर। फिर मैं दूसरा पूछता हूँ आपसे। वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश ने वनावरण और वृक्षावरण कितना करने का लक्ष्य रखा है? कितना करने का लक्ष्य रखा है? बताओ। ये दूसरा आपका प्रश्न हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं और लिखे दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मुझे बताओ सामाजिक वानिकीकरण योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सामाजिक वानिकीकरण योजना। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटन किया है? मुझे इसका उत्तर बता दो। ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आप क्या बताओगे? 9.23%। ठीक है, भूलना नहीं है, इसको पूछा जा सकता है। प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण ये टोटल अभी कितना है? अभी है 9.23%। इसी वनावरण और वृक्षावरण को 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है कि हम उत्तर 2030 तक कितना कर देंगे? तो लक्ष्य रखा गया है 15% का। देखो अभी 9% है, ठीक है, और इसका लक्ष्य रखा गया है 15% का। अब जरा तीसरे प्रश्न में आओ। उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है सामाजिक वानिकीकरण योजना।
इस योजना के तहत बजट 2024 इस योजना में बजट 2024-25 के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है? आप बताओगे 600 करोड़ रुपए। ये तीनों प्रश्न आप याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये योजना समझ गए आप? ट्राइफेड वंधन योजना भी समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 21 का सभी सही है, ठीक है। 22 में देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करो और बताइए कौन से सही है। पहला कथन पढ़ो, कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले जो बटाईदार हैं, बटाईदारों और किराएदारों, किसानों सहित किसान जो कवरेज है, किसान कवरेज के लिए पात्र है। फिर से इसको पढ़ो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पढ़ो फिर से। अधिसूचित क्षेत्रों में, ध्यान देना, अधिसूचित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले जो बटाईदार किराएदार किसान हैं, वो किसानों सहित जितने भी किसान हैं इस कवरेज इस योजना के तहत पात्र हैं। इस योजना के लिए कवरेज के लिए पात्र हैं। तो ये कथन तो आपका सही लग रहा है ना? दूसरे कथन में आओ, किसानों को भी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का एक प्रीमियर देना होगा, प्रीमियम देना होगा, है ना? तो आपसे पूछ रहा है खरीफ के लिए कितना देना होगा? 2% और रबी के लिए कितना देना होगा? 1.5%। हाँ, ये भी ठीक है। ये याद रखो, खरीफ के लिए 2 है और रबी के लिए है 1.5। ये याद करना पड़ेगा। तीसरे कथन में आओ, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% है और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित हो गई है। ये अभी बढ़ाई है। 2020 से ये बढ़ाई गई है। तो खैर ये कथन भी आपका सही है। तो ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। अब जरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यही जो आपके वाक्य दिए हैं, इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हुँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये लॉन्च कब की गई? वर्ष 2016 में इसे लॉन्च किया गया। ठीक? पात्रता क्या है? कौन-कौन इसके लिए पात्र होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो भी अधिसूचित क्षेत्र किए जाएँगे, अधिसूचित क्षेत्रों में जो अधिसूचित फसलें उगाने वाले किसान हैं, अधिसूचित फसल उगाने वाले जो पट्टेदार किसान हैं, पट्टेदार या फिर आप कह सकते हो जोतदार जोतदार किसानों सहित सभी किसान इसके लिए पात्र होंगे। सभी किसान पात्र हैं। ठीक? एक ये इसका लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, ये इसका पात्रता है। पात्रता का मतलब है कि कौन-कौन से किसान पात्र होंगे, तो सभी किसान पात्र होंगे। पट्टेदार, जोतदार, ये सारे के सारे किसान। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये किसान पात्र होंगे तो प्रीमियम कितना रुपया देंगे? चूँकि बीमा फसल है ना, इस योजना का नाम ही है बीमा। तो फसल बीमा योजना है तो फिर कुछ ना कुछ आपको प्रीमियम देना होगा किसानों को। तो प्रीमियम कितना देंगे ये? देखो, किसानों द्वारा, याद रखना इसको, किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर, ठीक? किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर, ये कितनी होगी? यहाँ पर देखो, एक टेबल आप बना लो। एक तरफ आप लिख सकते हो फसल और एक तरफ आप लिख सकते हो किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार, ठीक? किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार, ये कितना होगा? फसल में सबसे पहले आप लिखो खरीफ। खरीफ में किसान द्वारा कितना प्रीमियम दिया जाएगा? 2.0%, 2%, ठीक? ये तो पहला हो गया। अब रबी में बताओ कितना प्रीमियम दिया जाएगा? तो 1.5%, याद रखिएगा। और एक तीसरा और याद रखो, ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वार्षिक वाणिज्य एवं बागवानी फसलों में कितना प्रीमियम देना होगा? बागवानी फसलों में प्रीमियम कितना देना होगा? तो आप बताओगे 5%। ये 3 के तीनों याद रखना। खरीफ में 2% दिया जाएगा, रबी में 1.5% यानी 1.5, और अगर बागवानी फसल लगा रहा है कोई किसान,
या वाणिज्यिक फसल उगा रहा है तो उसे प्रीमियम 5% देय होगा। ठीक है? यहाँ तक दोनों याद रखो। 2, 1.5 और 5 ऐसे याद कर लो। 215, 5, 21, 55 यानी 2, 1.5 और 5 ऐसे याद कर लो। कुछ कुछ आप समझदार हो, कोड बना लीजिए, है ना? ठीक है। अच्छा, इस योजना में 2020 से एक नया परिवर्तन आया। ये योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में 2020 से एक नया परिवर्तन आया। वर्ष 2020 में सरकार ने इसमें बदलाव किया। इसमें बदलाव किया। बदलाव क्या किया? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये जो प्रीमियम सब्सिडी है, प्रीमियम सब्सिडी को केंद्र सरकार ने 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये पहले से ही था। दरअसल प्रीमियम सब्सिडी को जो सिंचित क्षेत्र के लिए प्रीमियम सब्सिडी होगी, उसे 25% कर दिया गया और प्रीमियम सब्सिडी जो असिंचित क्षेत्र के लिए थी, उसे 30% कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 2020 से इसमें बदलाव किया गया है। प्रीमियम सब्सिडी को सिंचित क्षेत्र के लिए कितना किया गया है? सिंचित क्षेत्र के लिए 25%। याद रखिएगा, सिंचित क्षेत्र के लिए 25%। उल्टा मत कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे। वहीं असिंचित क्षेत्र के लिए सब्सिडी कितनी कर दी है? प्रीमियम सब्सिडी को 30%। ठीक, दोनों याद रखो। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 2020 से सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया है? सरकार ने इसमें बदलाव ये किया है कि जो प्रीमियम सब्सिडी है, उसे सिंचित क्षेत्र के लिए 25% कर दिया है, असिंचित क्षेत्र के लिए 30% कर दिया है। वहीं किसानों के द्वारा जो देय प्रीमियम दर है, खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए जो देय प्रीमियम है, वो 5% है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया। इसमें वो सभी किसान शामिल होते हैं, चाहे वो पट्टेदार जोतदार किसान हो या अन्य सभी किसान हो। इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक? अब ज़रा उत्तर प्रदेश में वापस आओ अपने। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? किसानों के लिए क्या कर रही है? अच्छा, अब ज़रा उत्तर प्रदेश सरकार में गौर करो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक प्रश्न। ये करंट का ही क्वेश्चन है। मुझे बताओ अक्टूबर 2023 तक, वित्त वर्ष 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने क्रेडिट कार्ड वितरित किए? किसान लिख लो यहाँ पे तो और अच्छा रहेगा। कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? बताओ। कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं? आप मुझे बताइए। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैं पढ़ रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसी से संबंधित उठा लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 2022-2023 के लगभग 10 लाख, इस फिगर को याद रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधार पर या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2022-2023 वित्त वर्ष 2022-2023 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितना रुपया क्षतिपूर्ति रकम के रूप में दिया गया है? बताओ। क्षतिपूर्ति रकम के रूप में दिया गया। इस प्रश्न का भी मुझे उत्तर दो। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-2023 में लिख लो, में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितना रुपया क्षतिपूर्ति रकम के रूप में दिया गया है? इसका मुझे उत्तर बताइए। मैं एक प्रश्न और लिख के दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात है और ये भी उत्तर प्रदेश की ही बात है, ठीक है? ये सारे के सारे यूपी के डेटा मत भूलना। एक एक योजना और चलाई गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आपने सुना है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई गई।
तो मुझे बताओ इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लघु और जो सीमांत कृषक हैं, लघु और सीमांत कृषकों को 60 साल की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? बताओ, कितनी मासिक पेंशन दी जा रही है? इसका मुझे आंसर बता दो। ये मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछे। कौन-कौन से? उत्तर प्रदेश में बताइए मुझे अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 37 लाख। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्त वर्ष 22-23 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितना रुपया क्षतिपूर्ति रकम के रूप में दिया गया है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे 831 करोड़ रुपए। 831। अब यहां पर आओ। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है, उसमें लघु और सीमांत कृषकों को, ऐसे कृषक लघु और सीमांत जो 60 साल के हो चुके हैं, 60 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनमें पुरुष और महिला को कितनी रुपया मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है? आप क्या बताओगे? 3000 रुपया। ठीक है, यहां तक ये तीनों बातें याद रखो, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वापस आओ अपने प्रश्न में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? क्या बता सकते हो? क्वेश्चन यही पूछा है। ये योजना आपको लिखी है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत कितने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 लाख है, ननातीस है? बताइए भाई। 1 करोड़ परिवार। ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ परिवारों को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब ज़रा इसमें ये जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको देखो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कब की? तो आप याद रखिएगा, इसकी घोषणा की गई थी 13 फरवरी को, 2024 को। ये यानी अभी की यानी हाल ही की योजना है। इस पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। इसकी घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा, और साथ ही साथ ये कौन-सा मंत्रालय रन करा रहा है? बता सकते हो? सूर्य घर है, यानी नवीन ऊर्जा है, तो मंत्रालय कौन-सा होगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आया कि भाई ये योजना तो लॉन्च हो गई, तो इसने टारगेट क्या किया है? लक्ष्य क्या है इसका? तो ध्यान दो, 2-3 बातें ही याद रखनी है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 1 करोड़ घर, या 1 करोड़ हो गया तो घरों हो जाएगा। हाँ, 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना, या सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना, ये इसका लक्ष्य है। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ जो परिवार हैं जिनके छतों पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा, तो ये जो 1 करोड़ परिवार हैं, ये प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इस यूनिट को भी याद रखना, 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क प्राप्त करेंगे। ठीक? ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, और क्या है? एक बात और याद रखो इसमें, इस योजना को अभी शुरू किया गया है 2024 में, और ये योजना जाएगी 2026-2027 तक, और उसके लिए कुछ वित्त आवंटित किया गया है। तो क्या वित्त आवंटित किया गया है? कहाँ तक जाएगी? इसको ज़रा यहाँ पर भी फोकस करना है आपको। 2026-2027 तक 75021 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित किए गए। मैंने केवल इतना ही लिख दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये योजना 2026-2027 तक अभी के लिए रन कराई जाएगी। आगे बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती है, वो बात की बात है।
लेकिन जब तक ये योजना लॉन्च की गई थी अभी 2024 में मोदी जी के द्वारा फरवरी में, तो उसमें कहा गया था कि इस योजना को 2026-27 तक रन कराया जाएगा और इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। ठीक यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब जरा उत्तर प्रदेश में आओ। यूपी में बिजली की स्थिति क्या है? देखो, जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि यहाँ पर मैं ग्रामीण क्षेत्र के भी डेटा देने वाला हूँ। ठीक है? उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है बिजली वगैरह की? तो ध्यान रखो, वर्ष 2023-2024 में वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसंबर तक अगर आपसे पूछे 2023-2024 में अप्रैल से लेके दिसंबर तक की स्थिति मैं बता रहा हूँ, ठीक? वित्त वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ 2024। हाँ, अप्रैल से दिसंबर तक की स्थिति क्या है? दिसंबर तक की स्थिति ये है कि जो जनपद होते हैं, जिले होते हैं, जनपद मुख्यालय में बिजली कितनी रहती है पता है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। जनपद मुख्यालय में 24 घंटे बिजली रहती है। ये दावा किया है योगी सरकार ने। योगी सरकार ने फिर एक और दावा किया है। इसने कहा है कि जो तहसील के मुख्यालय हैं, वहाँ पर बिजली कितनी दे दी जा रही है? तहसील मुख्यालय, यहाँ पर बिजली कितनी दी जा रही है? यहाँ पर दी जा रही है 21.34 घंटे। ठीक? ये डेटा मैं आपको अप्रैल से दिसंबर 2023 तक का बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो जनपद में हो गया, तहसील में हो गया, अब ज़रा ग्रामीण क्षेत्र में आ जाओ। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी बिजली दी जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र में दी जा रही है 18.09 घंटे। कितनी विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है? ठीक? अब आप बताइए, क्या ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हो, तो क्या आपको 18 घंटे बिजली मिलती है? 18 घंटे। कमेंट बॉक्स में बताइए, या ये सब लफाजी हो रही है सरकार के द्वारा? तो खैर, बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ये आप डेटा याद रखें। इस क्वेश्चन में आओ वापस अपने 23 नंबर में। कह रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? आप बताओगे 1 करोड़ रुपए। ठीक, सॉरी 1 करोड़ घर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसको एक बार नहीं, इसको कई बार आप देखना है, चूँकि ये अभी हाल ही की योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घोषणा कब की गई है इसकी? 2024 में फरवरी में ही। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय इसको रन करा रहा है। 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएँगे, ये इसका टारगेट है। और जो पैनल लगाए जाएँगे, वो सारे के सारे परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली निःशुल्क प्राप्त करेंगे। ठीक है? 2026-27 में क्या स्थिति है? 2026-27 तक इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको भी ध्यान रखो। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए इस डेटा को आप याद रखो। अभी सरकार ने ये रिलीज़ किया है, अप्रैल से दिसंबर तक का डेटा है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जा रही है, तहसील में 21.34 घंटे और जनपद मुख्यालय 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक है? तो ये शेड्यूल चल रहा है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो खैर बिजली ठीक-ठाक रहती है अब तो। बताइए आप लोग आपके यहाँ रहती है क्या? 24 नंबर क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए अनुमानित परिव्यय कितना है? फिर से समझो, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। मैंने आपसे उस योजना की बात नहीं की है। किस योजना की? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो अलग है। ये अलग योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है ये। इसके लिए अनुमानित परिव्यय कितना है? 6,000 करोड़ है, 5,000 है, 7,000 है या फिर 8,000 करोड़ है? बताइए। इसके लिए अनुमानित जो परिव्यय है वो है 6,000 करोड़। ठीक है? वापस आओ, इसमें इस योजना को डिटेल से देखो। ये योजना भी अभी हाल ही में शुरू की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रश्न ये बना कि प्रधानमंत्री जो किसान समृद्धि सह योजना है, इसे कब मंजूरी दी गई? मंजूरी कब प्रदान की गई? तो आप बताओगे फरवरी 2024 में। ये भी अभी हाल ही में जारी हुई योजना है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो योजना है ना, ये मत्स्य से संबंधित है और एक पहले से योजना चली आ रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये जो योजना है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। ध्यान रखिएगा, यह योजना कौन-सी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की
एक सह योजना है, या हम कहें एक उप योजना है, ये शब्द ज्यादा अच्छा है। यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि 2023-24 से 2000, चूंकि 23-24 वित्त वर्ष लगेगा, है ना? तो फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया है, तो 2023-24 का वित्त वर्ष लगेगा। तो अब मुझे बताओ 2023-24 से इसको कब तक लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखो, 2023-24 वित्त वर्ष से लेकर 2026-27 वित्त वर्ष तक इसे लागू किया जाएगा। कार्यकाल इसका ये रहेगा। ठीक है। इसे लागू किया जाएगा। अच्छा, 2023-24 से लेकर 26-27 तक जब इसे लागू किया जाएगा, तो इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? आप बताओगे 6,000 करोड़ रुपए। ठीक, यही आपका क्वेश्चन था। कितना रुपया आवंटित किया गया है? 6,000 करोड़ रुपए। फिर से समझ लो, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक उप योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। फरवरी 2024 में इसको मंजूरी दी गई। साथ ही साथ 2023-24 से 2026-27 तक इसको लागू किया जाएगा और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आपको थोड़ा-सा मैं रिवीजन करवा दूँ। देखो यहाँ से, केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में कौन-कौन से कदम उठाए हैं अभी कुछ हाल के वर्षों में? मत्स्य पालन मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए? ठीक, ये हाल ही के हैं, करंट के हैं सारे मुद्दे। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो कौन-कौन से उठाए गए हैं? आओ ज़रा समझते हैं। 2015-2016 वित्त वर्ष उठा लो। 2015-2016 ये वो वित्त वर्ष है, जब केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए दिए थे। किसे? 3,000 करोड़ रुपए दिए थे और एक योजना शुरू करी थी, नीली क्रांति योजना। नीली क्रांति योजना, जो मत्स्य पालन से संबंधित है। ये याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए नीली क्रांति योजना कब शुरू की गई थी? 2015-2016 में। और उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया था? 3,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ नीली क्रांति योजना शुरू की गई। ठीक यहाँ तक? अच्छा, एक वित्त वर्ष और याद रखो, कौन सा? 2017-2018। इस वित्त वर्ष में एक नया काम हुआ था। काम क्या हुआ था? इस वित्त वर्ष में एक नई नीति लागू की गई थी मत्स्य पालन के लिए, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय समुद्रिकी मात्स्यिकी नीति, है ना? ये अपना शब्द देख लेना, राष्ट्रीय सामुद्रिकी मात्स्यिकी नीति। ये कब लॉन्च की गई थी? 2017, 2000 सॉरी 2017, हाँ 2018, और ये नीली क्रांति योजना 2015-2016 में लॉन्च की गई। ठीक? अच्छा, एक वित्त वर्ष और याद रखना आप, 2018-19। इस वित्त वर्ष में एक नया काम हुआ था। काम क्या हुआ था? एक निधि लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। उसे कहा जाता है मत्स्य पालन और मत्स्य पालन और जलीय कृषि मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि। फिर से समझो, मैंने कहा 2018-2019 वित्त वर्ष में एक निधि चालू की गई थी मत्स्य पालन के लिए, जिसे कहा जाता है मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि। अगर आपसे पूछा जाए कि इस निधि को कब लॉन्च किया गया, किस वित्त वर्ष में लॉन्च किया गया, तो आप बताओगे 2018-19 में। 18-19 में एक काम और किया गया था, पता है क्या? ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, इसको मत्स्य पालन में जो किसान होते हैं, आमतौर पे इनको मछली पालक ना बोल के अब इनको किसान ही कहा जाता है। ठीक है? तो मत्स्य जो किसान होते हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा एक्सटेंड कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 2018-19 में ही किया गया था। तो 2018-19 से ही मत्स्य किसानों को मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई थी? 2018-2019 वित्त वर्ष में। ठीक है? एक ये वित्त वर्ष और याद रखो, 2022, 2020 लिख लो इसे, 2020-21, 2021। इसमें क्या हुआ? इसमें एक योजना आई थी, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ, ये सभी पहल हैं जो अभी हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल हैं। ठीक है? इनको भूलना नहीं है। हाँ, अब ज़रा एक एक बात और लिख लो। 2023-24 से लेकर 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ। इस अवधि में क्या हुआ था? 2023-24 से लेकर 2025-26 में अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये निधि। इस निधि को मंजूरी दी गई थी 2018-19 में, मत्स्य पालन और जलीय विकास, जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि, है ना? ये जो विधि थी, ये जो निधि थी, ये 2018-19 से लेकर 2023 22-23 तक थी। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि 2022-23 जो ये निधि का कार्यकाल था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कहाँ तक किया गया है? 2026 25-26 तक। ठीक है? तो ये बात भी याद रखना। आप क्या याद रखोगे? 2023-24 से लेकर 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन मत्स्य पालन ऐसे लिखो, मत्स्य पालन और कृषि अवसंरचना विकास निधि विकास निधि का विकास निधि का कार्यकाल कार्यकाल मत लिखो, कार्यकाल ठीक नहीं होगा। विकास निधि के विस्तार को मंजूरी दी थी, विस्तार को मंजूरी दे दी। ठीक है? ये शब्द लिखो, ज़्यादा ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो निधि थी, इसे अब कब तक मंजूरी दे दी गई है, ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, ये कब इसको मंजूरी मिली? रिवीजन करो थोड़ा-सा। मैंने बोला प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसको कब मंजूरी मिली? 2024 में। ये योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि ये जो योजना है, उप योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, 2023-24 से लेकर 2026-27 तक इसे लागू किया जा रहा है। 6,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। और मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कौन-कौन से हाल ही में कदम उठाए हैं, वो सारी बातें। मैंने बताया कि नीली क्रांति योजना, ये कब शुरू की गई थी? 2015-2016 से। कितना रुपया इसमें आवंटित किया गया था? तो 3,000 करोड़ रुपए। वहीं राष्ट्रीय सामुद्रिकी मात्स्यिकी नीति, ये कब अस्तित्व में आई थी केंद्र सरकार के द्वारा? 2017-18 में। फिर मैंने कहा कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि, ये कब अस्तित्व में आई? 2018-19 में, और इसको एक्सटेंड करके 2024-25 भी कर दिया गया है। वहीं 2018-19 वित्त वर्ष से ही मत्स्य पालक जो होते हैं, यानी मत्स्य किसान जो हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है? ये सारी बातें। अच्छा, 2020-21 वित्त वर्ष से एक योजना शुरू करी गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। या ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बात समझो। ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश में आ जाओ जरा। उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार क्या मत्स्य से संबंधित कुछ कदम उठा रही है? तो हाँ, उठा रही है। अभी हाल ही में ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट आवंटित किया है। क्या बता सकते हो कितना किया है? देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये उत्तर प्रदेश में चालू है, तो कब से कब तक चालू रहेगी? उत्तर प्रदेश में 2020 से लेकर 2025 तक ये संचालित रहेगी। ये ड्यूरेशन याद रखना। उत्तर प्रदेश में कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब से कब तक चालू रखा जाएगा? 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है? अब दूसरा प्रश्न देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक्वा पार्क बनाया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक्वा पार्क बनाया जाएगा तो कुछ ना कुछ रुपया दिया जाएगा। तो इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? बजट 2024-2025 में आप बताओगे 190 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस वाले, हाँ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री, ये मंत्री मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर मंत्री भी लिख लो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एक्वा पार्क बना रही है, और उसके लिए सरकार 190 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। अब जरा दूसरी बात समझो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पुरुष और
महिला लाभार्थियों को पुरुष और महिला लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 310 करोड़ रुपए। ये बजट 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये 3 बातें आप याद रखो यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। मैं फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क बनाए जाएँगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 190 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पुरुष और महिला लाभार्थियों को लाभ देने के लिए बजट में 310 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 2020 से लेकर 2025 तक इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो 25 वर्ष 2013 में गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? 2013 नहीं होगा, ये 23 होना चाहिए, है ना? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 2024 का वाइब्रेंट विलेज ये कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा समझो आप। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, विलेज कार्यक्रम, ठीक है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ये क्या है? तो आप बताओगे 2-3 बातें ही हैं, वो आप याद रखो। 2-4 बातें। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है या किसके द्वारा वित्त पोषित है? इस प्रकार के कार्यक्रम तो आप बताओगे केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित होते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इसे कब शुरू किया गया था और कब तक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इसको जारी रखा जाएगा? तो ध्यान रखो, इसकी जो घोषणा की गई थी वो बजट, केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ, केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश मत समझ लेना। तो इसकी घोषणा बजट 2022-23 से की गई थी और ये चालू रहेगा 2025-26 तक। ठीक, 2022-23 से इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी बजट में और 2025-26 वित्त वर्ष तक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि वाइब्रेंट विलेज का लक्ष्य क्या है? ये क्यों मनाया जाता है? इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है सीमावर्ती जो गाँव हैं, सीमावर्ती गाँव के जीवन को बेहतर बनाना, ये इसका लक्ष्य है। और इसके लिए जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों के गाँव को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कौन-कौन से सीमावर्ती हो सकते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना? जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख, सिक्किम हो गया, ठीक है? जैसे उत्तराखंड हो गया, एआरपीआर का मतलब समझते हो? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह के राज्य शामिल हैं वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में। तो कुल मिला के इसमें सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनके गाँवों को फोकस किया जाता है, वहाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2022-23 से 2025-26 तक ये जारी रहेगा। केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है ये, ठीक है? क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 2022-23 से 2025-26 तक अगर इसे जारी रखा जाएगा, तो कितना रुपया इसमें खर्चा आ जाएगा? सरकार ने कितना रुपया अनुमानित कहा है? कहा है 4800 करोड़ रुपए। ये खर्चा भी याद रखना, ठीक है? 4800 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्चा आ जाएगा और जिसमें से 4800 करोड़ रुपए में से लगभग 2500 करोड़ रुपए सड़क कनेक्टिविटी में खर्च किए जाएँगे। सड़क आवाजाही अच्छी हो, संचार अच्छा हो, ठीक है? तो खैर, यहाँ से केवल इतनी ही बातें आप याद, राज्यों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी आप समझ जाओगे जो सीमावर्ती राज्य होंगे, उन्हीं की बात की जा रही है। ये बात आप याद रखना, ये बात। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2022-23 वित्त वर्ष से शुरू हुआ, 2025-26 तक जाएगा और इसके लिए आवंटित कितना वित्त किया गया है? 4800 करोड़ रुपए, ठीक है? हाँ, और 22-23 से शुरू किया गया था, तो लगभग वही 15 फरवरी 2023 को कैबिनेट की इसको मंजूरी भी मिली थी। वो सारी बातें आप छोड़ सकते हो। हाँ, वापस आओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, अरुणाचल प्रदेश 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 26 कह रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? पूछ रहा है आपसे, बताइए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय है या नन ऑफ दिस? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है, ठीक है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आओ जरा समझते हैं इसको। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ध्यान दो। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अगर आपसे पूछा जाए 2-4 बातें, जो मुख्य बातें हो सकती हैं कि ये कब से शुरू हुआ था? तो आप बताओगे 15 अगस्त 1995 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है? कौन-सा मंत्रालय है इसके पीछे? तो आप बताओगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब शुरू किया गया था, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 इनका वर्णन है। तो कहीं न कहीं इनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 41 और 42 क्या कहता है? 41 में आपने पढ़ा होगा कि इसमें कहा गया है काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, विशेष परिस्थितियों में सहायता पाने का अधिकार, है ना? आर्टिकल नंबर 42 में कहा गया है कि अ, भई जो न्याय की मानवोचित दशाएँ हैं या काम की मानवोचित दशाएँ हैं, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए महिलाओं को या मातृत्व सहायता का प्रावधान होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बातें 41 और 42 में लिखी हैं, कहीं न कहीं वो अभिव्यक्ति वो अभिव्यक्त होती हैं इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में। तो ध्यान रखिएगा इसी को साधते हुए, इन आर्टिकल्स को साधते हुए इसको शुरू किया गया। जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कई सारी उप-योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे मैं कुछ योजनाओं के आपको नाम लिखता हूँ। जैसे आपने उस योजना का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सुना है नाम? ये जो योजना चलाई जा रही है, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ही चलाई जा रही है। जैसे एक योजना और आपने सुनी होगी, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सुना है नाम आपने? ये योजना भी इसी के अंतर्गत चलाई जा रही है। एक आपने और नाम सुना होगा जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये भी इसी कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। तो टोटल 5 योजनाएँ हैं ऐसी जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। अन्नपूर्णा हो गया जैसे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो गया, है ना? इंदिरा गांधी के नाम से 3 योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। ठीक है? तो ये उप योजनाएँ हैं जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। तो केवल और केवल आप यहाँ से ये 2 बातें याद रखें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995। और किस मंत्रालय की पहल है ये? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये एक पहल है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में वापस आओ और इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर का न्यूनतम आकार कितना कर दिया गया है? बताइए। ये हाल ही की घटना है। ये कर दिया गया है 25 वर्ग मीटर। पहले कितना था? पहले था 20 वर्ग मीटर। ठीक है? वापस आओ ज़रा इस योजना को थोड़ा डिटेल में जान लो चूँकि आपकी परीक्षा में ये योजना इस योजना से संबंधित फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये इंदिरा आवास योजना का ही परिवर्तित रूप है। और इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नए सिरे से पुनर्गठित कर दिया गया था 1 अप्रैल को 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को आवास योजना को इसमें परिवर्तित किया गया था। ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं? इसके क्या-क्या इसमें शर्तें हैं? देखो, ये 3 विशेषताएँ आप याद रखोगे। कौन-कौन सी? सबसे पहली विशेषता, मकान का आकार कितना होगा? मकान का आकार कितना होगा? पहले 20 वर्ग मीटर था, अब बढ़ के हो गया है 25 वर्ग मीटर। इंदिरा आवास योजना थी तो 20 था, अब जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बन गया है तो इसको बढ़ा के 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। अब इसमें शौचालय वगैरह सब बनता है, ठीक है? इसकी एक मकान लागत में जो पैसा दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? अगर हम आपसे पूछें कि बताओ
इकाई सहायता राशि कितनी है? कितनी दी जाती है इसके तहत? तो आप क्या बताओगे? इकाई सहायता राशि मैदानी क्षेत्र में कितनी है और दुर्गम क्षेत्र में कितनी है? दुर्गम क्षेत्र का मतलब पहाड़ी, ठीक है? मैदानी क्षेत्र में कितना रुपया दिया जाता है? पहले दिया जाता था 70,000 रुपए, अब बढ़ा के कर दिया गया है 1.2 लाख, 1,20,000 रुपए। ये फिगर भूलना नहीं है। दुर्गम क्षेत्र में पहले मिलता था 75,000 रुपए, अब मिल रहा है 1.3 लाख, 1,30,000 रुपए, ठीक है? ये फिगर्स आप भूलना नहीं, याद रखना। विशेषताएं में क्या है? इसके मकान का आकार एक बार फिर समझ लो, 20 वर्ग मीटर था, अब 25 हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इकाई सहायता राशि 70,000 पहले मिलती थी, अब 1,20,000 हो गई है मैदानी क्षेत्र के लिए। वहीं दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 75,000 मिलते थे, अब 1,30,000 मिल रहे हैं। एक योजना आपने और सुनी होगी, इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये तो ग्रामीण थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना शहरी। क्या बता सकते हो ये योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी जून 2015 में। बस इसका जो शुरू की गई तारीख है वही याद रखो, 25 जून 2015। वापस आओ क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर का न्यूनतम आकार कितना हो गया है? तो ये हो गया है 25। अच्छा, मैं आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी थोड़ी और दे दूं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है ग्रामीण विकास के लिए? यूपी सरकार के काम ग्रामीण विकास के लिए, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर से इनको रिवाइज करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं? जैसे कुछ योजनाएँ हैं, यही योजना उठा लो जो मैंने अभी आपको समझाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया दिया है, पता है आपको? बताइए। आप यहाँ पर अपने रजिस्टर खोलो, खोजिए, तब तक मैं दूसरी लिखता हूँ। मुझे बताओ, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी। मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है? बताइए। ठीक। और इसी योजना में मुझे एक बात और बता दो, ये जो मैंने अभी योजना लिखी थी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 से लेकर, ये 2018-19 में इसलिए लिख रहा हूँ, ये बीजेपी की ही सरकार थी इस समय, है ना? 2018-19 से लेकर 2023-24 तक अभी सरकार ने इस आंकड़े जारी किए हैं। बजट 2024-25 जब जारी किया था उसी में। तो सरकार ने कहा है कि 2018-19 से लेकर 2023-24 तक कितने आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बता सकते हो आप? 2,03,000। याद रखिएगा इस फिगर को। मैं फिर से आपको बोले दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2018-19 से लेकर 2023-24 तक कितने आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? तो 2,03,000। ठीक। और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है? आप यहाँ पर मुझे बताओ। एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ। एक नहीं बल्कि मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना? मुझे बताओ, राष्ट्रीय मुझे बताओ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है? मुझे बताओ, इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया दिया है? एक योजना और बता दो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन। मुझे बताओ, इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया दिया है? फिर एक ग्रामीण से और बता दो मुझे। क्या पूछूं मैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बताओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया दिया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्या आप बता पाओगे? वापस आओ यहाँ से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना रुपया दिया है? 2441 करोड़ रुपए। ठीक।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना रुपया दिया है? आप बताओगे 1140 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है ये फिगर्स। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, यही नरेगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना रुपया दिया गया है? 50-60। मैंने कई बार आपको बताया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितना रुपया दिया गया है? 3695 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 मैंने बताया था आपको, है ना? 3668 करोड़ रुपए। तो ये अगर अभी भी आप भूल रहे हो तो फिर गड़बड़ बात है। बार-बार रिवाइज़ करो इनको, रटे होने चाहिए अब तो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 50-60 और ये फिगर ज़रूर याद रखना। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018-19 से लेकर 2023-24 तक कितने आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? 2,03,000। 30 नहीं है, 3 है। ठीक है? हाँ। वापस आओ अपने क्वेश्चन में और प्रश्न हो जाएगा आपका सही ये वाला। तो 27 हो गया, अब आ जाओ 28 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की? बताइए। महात्मा गांधी हैं, जयप्रकाश हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं या फिर ननातीस? इसके सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अब जरा इसको डिटेल में देखो, कुछ बातें यहां से देखो। सांसद आदर्श ग्राम योजना, है ना? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कब शुरू किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू। ठीक। किसकी जयंती थी? क्या बताओगे? जयप्रकाश की। जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। अच्छा ठीक है, जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। तो अब मुझे ज़रा ये बताओ, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य, तो लक्ष्य ये रखा गया है कि 2016 तक 1 गाँव को गोद लेना था। 2019 तक 3 गाँवों को, सॉरी, 2 गाँवों को गोद लेना था। टोटल कितने हो गए? 3 गाँव हो गए। फिर 2024 तक 5 गाँवों को गोद लेना था। तो टोटल कितने हो जाएँगे? 8 गाँव। ये टारगेट था इसका। बात समझ पा रहे हो? लक्ष्य क्या था? 2019 तक 3 गाँवों को आदर्श ग्राम विकसित करना। 2016 तक 1, 2019 तक 3 हो जाएँगे टोटल, है ना? इसके बाद 2024 तक 5 गाँवों को आदर्श ग्राम विकसित करना। ठीक है? प्रत्येक साल 2024 के लिए बोला गया था कि प्रत्येक साल अब आप 1 गाँव को लीजिए। लेकिन ये योजना फेल हो गई। इसमें राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है, वो किसी भी राजनेता में दिखाई नहीं पड़ी, मोदी जी को छोड़ के केवल। बाकी सब ढीले पड़ गए इस योजना को लेके। तो खैर, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। और इसका ये टारगेट याद रखो, 2024 तक 5 गाँव, 19 तक 2 गाँव, 16 तक 3 गाँव और टोटल 2019 तक 3 गाँव। ठीक है? यूपी में आओ, उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक? उत्तर प्रदेश में आओ। उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ, मैं कुछ विभाग लिख रहा हूँ यहाँ पे। उन बताना मुझे कितना रुपया आवंटित किया गया है। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग, इसके लिए बजट 2024-25 में कितना रुपया दिया गया? मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग, इसके लिए कितना रुपया दिया गया? मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग, इसके लिए कितना रुपया दिया गया? और चौथा आप मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे, नमामि गंगे आगे क्या है? आगे है ग्रामीण जलापूर्ति। हाँ, ग्रामीण जलापूर्ति, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया इस विभाग के लिए? तो नगर विकास विभाग के लिए आवंटित किया गया है 25,698 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास विभाग, ये ग्राम पंचायत अधिकारी की आप अगर तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों। ग्रामीण विकास विभाग भूलना नहीं, 25,409 करोड़ रुपए। ठीक, 25,409। पंचायती राज विभाग 21,197 करोड़ रुपए। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 25,110 करोड़ रुपए। ये सारे विभाग याद रखो, इनको इतना रुपया आवंटित किया गया है। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 28 में हो गया। 29 में आओ, मिशन अंत्योदय इसको कब अपनाया गया? बता सकते हो? 2017-18, 18-19, 20-21 या 19-20? बताइए। मिशन अंत्योदय को अपनाया गया 2017-18 में। देखो, मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय
ये कब अनाउंस किया गया था? तो बजट 2017-2018 में इसे अनाउंस किया गया था या इसे शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो वित्त वर्ष कौन-सा होगा? 2017-18 में इसको शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखो, ग्राम पंचायत जो विकास योजना होती है, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए भागीदारी नियोजन की प्रक्रिया में समर्थन करना। नियोजन की प्रक्रिया में समर्थन करना। इसके लिए इसे शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मिशन अंत्योदय का नोडल मंत्रालय कौन-सा है? नोडल मंत्रालय, तो आप क्या बताओगे? ये ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। याद रखिएगा ये सारी बातें। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। मिशन अंत्योदय 2017-18 30 में आओ। भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने कब मिशन अमृत सरोवर नामक एक नई पहल की शुरुआत की? क्या बता सकते हो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2021 या फिर 29? इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल 2022 को इसको शुरू किया गया। अब जरा यहाँ पर देखो मिशन ये जो योजना दी है ना, देखो। हम्म, ये कौन सी योजना थी? मिशन अमृत सरोवर योजना है ना। देखो, मिशन अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि मुझे बताओ ये किस मंत्रालय की पहल है? बता सकते हो आप? सबसे अच्छा क्वेश्चन, किस मंत्रालय की पहल है? तो आप बताओगे ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल, मंत्रालय की पहल, ठीक? दूसरा प्रश्न ये उठा कि ये कब से शुरू किया गया था? 24 अप्रैल से 2022 से इसे शुरू किया गया। अच्छा ठीक है, 2022 से इसे क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि उस समय आने वाली थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव आने वाला था। तो चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव आने वाला था, तो इसलिए टारगेट किया गया था कि जो भारत है, भारत के प्रत्येक जिले में, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रत्येक जिले में 75 अ, अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर बनाए जाएँगे, ये इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक? अब चूँकि 75 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे तो टोटल पूरे देश में लक्ष्य रखा गया था, लगभग 50,000 अमृत सरोवर का लक्ष्य रखा गया या 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे। अमृत सरोवर का लक्ष्य था, ये था लक्ष्य पूरे भारत में, 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे। अब ज़रा एक बात समझो, इसे 24 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया और इसको 15 अगस्त 2023 को पूरा किया गया था। इसका जो टारगेट रखा गया था वो 24 अप्रैल 2023 से लेकर 15 अगस्त 2022 से सॉरी 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक रखा गया था। इस अवधि में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो आपसे अगर पूछे टाइमलाइन क्या रही है अमृत सरोवर मिशन की तो आप बताओगे 24 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है? 2 बातें यहाँ से और याद रखो। मान लीजिए ये कोई तालाब है, अमृत सरोवर बनाया गया, गाँव में तालाब बनाए जाएँगे इसके लिए, ये है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये अमृत सरोवर बनाया जाएगा? कंडीशन ये होगी कि जो अमृत सरोवर है, ये तालाब बनेगा, कम से कम 1 एकड़ तालाब का क्षेत्र होना चाहिए। कम से कम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, ठीक? और ये जो 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, इसमें लगभग 10,000 मीट्रिक क्यूब इसमें पानी आ जाएगा या हम कहें इसकी क्या कह सकते हैं, इसकी धारण क्षमता। हाँ। इसकी जो धारण क्षमता होगी वो लगभग 10,000 मीट्रिक क्यूब होगी, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है आपको इस योजना के तहत, मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत, ठीक है? एक बार फिर समझ लो मिशन अमृत सरोवर ये किस मंत्रालय की पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल। कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2022 को इसको शुरू किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव तक इसको पूरा किया जाना था। लक्ष्य क्या था? प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएँगे, लगभग 50,000 अमृत सरोवर बनेंगे और इसका टारगेट कब फिक्स किया गया, कब पूरा किया जाना है? 15 अगस्त 2023 तक इसको टारगेट अचीव करना था।
साथ ही साथ एक अमृत सरोवर जो बनाया जाएगा, वो लगभग 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र में विकसित होगा और 10,000 मीट्रिक क्यूब इसकी धारण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 2022। ठीक है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर था 30। ये हमारा पार्ट 3 है योजनाओं का। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो कभी-कभी, ठीक है? हाँ, तो धन्यवाद।